सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है यादों का सिलसिला कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास की सुपुत्री शिखा वोरा विश्वास से बातचीत। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार, मैं राजश्री त्रिवेदी। श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो में हम ऐसे ऐसे मोती चुनकर लाते हैं जिनसे मिलकर जुड़कर हम तो अभिभूत होते ही हैं। आप भी जरूर आह्लादित होते होंगे। उसी सागर में से आज हम जो मोती लेकर आए हैं वो एक अद्भुत संगीतकार थे। उनके जीवन से जुड़ी यादें, गीतों के बनने के पीछे की कहानियां, जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्ते और आज भी उनके संगीत का महकना ये साबित करता है कि संगीत जो दिल को छूता है, संगीत जो दिल में बसता है, वो शताब्दियां गुजर जाएं फिर भी दिल में धड़कता रहता है, शिद्दत से याद किया जाता है। उन्हीं मोतियों में से आज हम बात करने जा रहे हैं सदाबहार सुविख्यात अनिल कृष्ण बिस्वास यानी अनिल बिस्वास की। विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार की प्यारी दिल अजीज बेटी शिखा वोरा बिस्वास। नमस्कार मिस। नमस्कार राजश्री, शुक्रिया इस बहुत खूबसूरत वेलकम के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त दिया है और आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी। आपकी यादें अनिल बिस्वास जी के साथ आपके पिताजी थे, तो चले हम बंगाल। ज़रूर, वहीं से तो शुरुआत हुई थी, इब्तदा हुई थी संगीत की इस कहानी की, जिसको लेकर बाद में अनिलदा का जो वर्णन होता है एज भीष्म पितामह कहा जाता है, तो वहीं से तो सब शुरुआत हुई थी। बंगाल में उन्होंने कोई ख़ास ऐसे संगीत का शिक्षण नहीं लिया था। उनकी माँ बहुत अच्छा गाती थी। आपकी दादी? मेरी दादी। और बाबा के कहने से सबसे बेहतरीन दुनिया की आवाज़ उनकी माँ की थी। ये हर कोई बेटा सोचता तो है, मगर वाकई उनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। यानी घर में, परिवार में उनको संगीत जो है एक्चुअली विरासत से मिला। बिल्कुल। और उनकी माँ सीखती थी तो वो चुपके से दरवाजे के पीछे से उनके जो सबक गुरुजी सिखाते थे वो सुनते रहते थे, और फिर जाके नदी के किनारे जोर जोर से वही जो क्लास हुई थी वो उसको दोबारा जैसे एक प्रैक्टिस की तरह वो किया करते थे, गाते थे खुले आवाज से। तो ऐसे ही जब उनकी माँ को खबर मिली कि ये बेटा मेरा चुपके से जाके नदी के लहरों से बातें करता है, गाते रहता है, तो उन्होंने फिर कहा कि तू मेरे से सीख। वो क्या 4-5 साल के रहे होंगे? बहुत छोटे थे, 5-6 साल के। तो 9 साल की उम्र में तो उन्होंने तबला का ये भी करना शुरू कर दिया था। आई थिंक 14 साल की उम्र में उन्होंने तबले की पहली रिसाइटल भी दी थी ऐसे छोटी सी उम्र में। तो क्लासिकल म्यूजिक है, और खास करके बंगाल का जो ये बहुत ही श्रीमंत संगीत है, यानी कि वो उनको विरासत में ही मिला। उनकी माँ ने ही इन सब चीज़ों से उनका तो क्या उन्होंने फिर सीखा नहीं? जब उनकी माँ ने देखा कि ये बहुत अच्छा गाता है, उसकी रुचि बहुत है, तो उन्होंने सीखा नहीं? नहीं, उन्होंने सिखाया नहीं, उनको वही सिखाती थी, क्योंकि वो गुरुजी से सीखती थी और वही जो शिक्षण था उनको आगे अपने बेटे को यानी समझाती थी। और दोनों, उनकी बहन भी थी पारुल घोष जो काफ़ी मशहूर पार्श्व गायिका बनी बाद में जी, वो भी बहुत अच्छा गाती थी। तो दोनों भाई बहन को माँ का ही ज़्यादातर जो भी ट्रेनिंग कहिए आप, जो भी कहिए, वो माँ से ही सब कुछ मिला है उन्हें। 14 साल तक के होने तक तो वो तबला में बिल्कुल पारंगत हो चुके थे। बिल्कुल अच्छा सा बजा लेते थे वो। नाटकों वगैरह में भी भाग लेते थे बहुत। जी बाल कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। वहाँ पे बोरीसाल जो उनका गांव था, देश था जी, वहाँ पे कई वो यात्रा वगैरह होती है, उसमें भी भाग लेना, और भजन वगैरह मंदिर में गाना। दोनों भाई बहन गाया करते थे, और इस तरह से वो संगीत में पूरी तरह डूबे हुए थे बहुत छोटी उम्र से। मतलब पारुल जो है वो आपकी बिल्कुल बुआ लगती है, जो बाद में पन्नालाल घोष से शादी धर्म पत्नी बनी। बिल्कुल सही बात है। और काफ़ी यानी फिल्मों में उन्होंने गाया भी है। पुराने बाबा ने भी गवाया है, नौशाद साहब ने भी गवाया था उनको। तो बहुत ही यानी कि हम जो कहते हैं कि रिच आवाज़ जो है, बंगाल की जो बहुत ही यानी टिपिकल आवाज़ें हैं, उनमें से एक आवाज़ थी। वो अभिनेता भी थे, गायक भी थे, सहायक संगीत
निर्देशक के रूप में उन्होंने हाँ, शुरुआत की। बिल्कुल अशोक घोष के असिस्टेंट रहे हैं। जब कलकत्ते में अपने नाटक की बात की तो 4 साल उन्होंने रंगमहल थिएटर में काम किया। वहीं पे बहुत सारे और संगीत के अंगों से वो वाकिफ हुए, जैसे ठुमरी है, दादरा है, अलग अलग शास्त्रीय संगीत के जो अंग है अलग, उससे भी वो काफ़ी परिचित हुए उसी समय, जो उनको बहुत काम में आया बाद में उनके संगीत निर्देशन के लिए। और 1934 में उन्हें हिरेन बोस करके एक डायरेक्टर थे, वो बम्बई लेकर आए थे। यहाँ पे ज़्यादा तुम्हें काम करने का मौका मिलेगा। शिखा जी, वो बचपन में या जब वो युवा हुए तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हुए। बिल्कुल। और अपने जीवन के इन हिस्सों को कभी उन्होंने कुछ साझा किया, कभी बात की इसके बारे में बताया? आप करते थे, बहुत गर्व से करते थे कि यानी वो देशभक्ति का जोश था, वो तो सब नौजवानों में उस वक्त था। और खास करके बंगाल के लोगों का तो खून गर्म ही होता है और कहते हैं। तो उन्होंने बहुत, एक जुगांतर पार्टी थी जिसमें वो भर्ती हो गए थे और उसके लिए काम किया करते थे। और इस सिलसिले में पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तो ये बात मैं बता सकती हूँ कि तो उस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ कि वो मजबूर हो गए अपने घर बार को छोड़कर कलकत्ते शहर में जाकर, यानी कि छुप जाना, क्योंकि बड़े शहर में आप जानते हैं कि कोई बड़ी इंसान जगह है, गायब हो सकता है, गुमनाम हो सकता है। बिल्कुल। तभी पन्नालाल घोष उनके तो बचपन के मित्र थे, तो उनके साथ रहने लगे और उन्होंने उनको कई जगह काम भी दिलवाया। बड़े अजीब और गरीब भी उन्होंने काम किए। कोई छोटे से ढाबे में भी बर्तन धोए झूठे। मुझे कहते थे, पता है मैंने लोगों के झूठे बर्तन तक धोए हैं। संघर्ष किया पर बड़े गर्व से कहते थे कि मैंने ये काम भी किया है, वो काम भी किया है, यानी देशभक्ति के लिए। पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए शायद पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी वो बहुत उनके सर पे भी आ गई थी। और माँ तो काफी वैसे काबिल औरत थी, मुझे लगता है दादी मेरी, तो छोड़कर आ गए थे सब कुछ, उनके पास कोई और चारा नहीं था। पन्नालाल घोष उनके मित्र भी थे ना? बचपन के मित्र थे। बचपन के मित्र थे, बिल्कुल। फिर बाद में वो बहनोई बने, उनके बहनोई बन गए। वो दोस्ती जो है वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं और उसके पीछे की कहानी सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा गीत? मेरे पे तो बहुत सारे पसंदीदा गीत हैं बाबा के। तकरीबन सारे ही गीत पसंद है, ऐसा कोई भी गाना नहीं जो मुझे ना सारे पसंद गीत हम नहीं है। सुनेंगे एक एक करके। आप ही मुझे बताइए कौन सा गीत से शुरू करें। ले जा दुआएं उसकी दुआएं, ले जा उसकी दुआएं। हो हाँ, ये तो एक हीर है जी, जो उन्होंने फिल्म हीर में ही दिया था। रफी साहब से गवाया था ये गाना। बहुत ही दिल को छू लेने वाला गीत है मेरे हिसाब से। तो मुझे बचपन से ये घर में रिकॉर्ड बजता था, तो तब से मुझे ये गाना बहुत प्रिय लगता है। तो आप बता रही थी हीर के बारे में कुछ? हीर के बारे में मोहम्मद रफ़ी ने, जी हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये शिकायत रहती थी कि बाबा रफ़ी साहब से क्यों नहीं गवाते। हर संगीतकार जो है उस गायक को चुनता है कोई ख़ास गीत के लिए, जो उसको लगता है कि इस गाने को ये निभाएगा अकॉर्डिंग टू हिज कॉम्पोजिशन, जिस तरह उन्होंने उस गीत की कल्पना की है। ठीक है ना जी। तो रफ़ी साहब क्योंकि पंजाब के थे और ये गाना हीर जो है वो एकदम पंजाबी लोकगीत का एक हिस्सा है, अंग है, तो उन्होंने रफ़ी साहब को चुना है इसके लिए। और आप सुनेंगे इस गीत को तो आपको लगेगा कि जैसे इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ का जो असर है जी, वो शायद किसी और गीत में मुझे नहीं मिलता है। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत ही वर्सेटाइल गायक थे, तो अलग अलग तरीकों से अपने गीतों को निभाते थे, लेकिन इस गीत में कुछ अलग ही बात थी। खासी बात है। बिल्कुल। हम वापस वहाँ मुड़ते हैं और जानते हैं आपसे कि गाने की शुरुआत वो कलकत्ता आ गए जी। गाने की शुरुआत वो बहुत मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। मैंने कहीं सुना पढ़ा कि वो छोटी छोटी महफिलों में गाते थे। बिल्कुल हाँ। और एक बार किसी रेस्तरां में वो गीत गा रहे थे, वहाँ एक जादूगर आए हुए थे जिन्होंने उनको सुना हाँ। और कहा कि बहुत सुरीली आवाज़ है, और वहाँ से उनके गायन का सफ़र जो है शुरू हुआ। आप बताइए। हाँ, वो उस वक्त उनको एक्चुअली चुना गया था कि कई बड़े घरों के यानी ज़मींदार लोगों के और बड़े बड़े घर के रईस लोगों के घर के बच्चों को वो संगीत सिखाते थे। तो इस तरह उनका वो दौर शुरू हुआ कलकत्ते में। और फिर जैसे मैंने बताया था रंगमहल थिएटर्स में 4 साल उन्होंने काम करके काफ़ी अनुभव हासिल किया। और उसके बाद फिर 1934 में बम्बई चले आए थे। और संगीत में जैसे अशोक घोष थे एक संगीतकार जिसके साथ उन्होंने मनमोहन नाम की फिल्म से शुरुआत की। उस फिल्म में एक गाना उन्होंने बनाया था, तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया। वो गीत सबसे मशहूर हो गया इस फिल्म का।
तो लोगों को तो पता ही था पीछे के ये अशोक घोष का नहीं, अनिल विश्वास का रचा हुआ गीत है। तो उसके बाद से उनको और काम मिलना शुरू हुआ। धर्म की देवी, भारत की बेटी, बहुत जी, जब वो कलकत्ते से मुंबई आए तो वहाँ उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो शायद बंगाल में उनको लोग जानने लगे थे। बिल्कुल सही। तभी तो हिरेन बोस उनको लेकर आए थे कि भाई तुम्हारे में इतनी यानी प्रतिभा है, तुम यहाँ पे छोटे इस पे इदारे पे मत इसको बर्बाद करो, तुम मुंबई चलो और फिल्मों में तुम्हें ज़्यादा एक ये मिलेगा स्कोप के तुम्हारी जो कला है, तुम्हारा जो टैलेंट है और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने की बात कहीं मैंने पढ़ी कि वो मिले उनसे, और रविन्द्रनाथ ठाकुर उनकी कृतियों को उन्होंने एक अलग से फॉर्मेट में संगीतबद्ध किया था। ऐसा पहले नहीं हुआ था, जिससे गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए थे उनसे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक बहुत ही मशहूर होली गीत है, ओहरे गृहबासी जी, जो हर बार लोहड़ी के अवसर पर लोगों के घरों में जब जाते हैं रंग लगाने तो ये गीत गाया जाता है। तो ये गाना बहुत ही अच्छा चंचल सा उसमें रिदम था, लेकिन बाबा ने थोड़ा सा उसमें ये किया है। वो कहते थे कि देखो कई लोग, जब वो दौर शुरू हुआ था कि भाई आप वेस्टर्न म्यूजिक को लोग यानी कि ले के उससे गाने बनाते थे, तो कहते थे जब लेना ही है प्रेरणा तो अपने ही देश से क्यों ना लें। बिल्कुल। नौशाद साहब भी कहते थे ना कि हमारे ही देश में खजाने बहुत हैं, तो कहते मैंने अपने ही गुरुजी के जेब में हाथ डाला और पॉकेटमारी की। ये उन्हीं के शब्द है जी। मैंने पॉकेटमारी की और उनका एक गाना उठाया और उसका एक गीत बनाया, जो काफ़ी उसमें प्रसिद्ध हुआ। वो गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन उसमें भी अनिल विश्वास ने अपना छाप डालकर ही छोड़ा। उस गीत के साथ रेलगाड़ी का जो रिदम है, चलने की जो आवाज़ है, उसको जोड़ा। और मतलब उस संगीत को बिल्कुल जैसे कहते हैं, जो भी वो कॉम्पोजिशन करते थे जैसे आत्मसात कर लिए। दूर की बात है तो वो उस तरह से कॉम्पोजिशन उसकी होती थी कि लगे कि हाँ हम दूरी है। हाँ, यानी हर गीत में कोई ऐसे शब्द आते हैं जिसका जो अर्थ है उसको म्यूजिकली एक्सपैंड करना, के यानी के सरगम के तौर से उसका अर्थ बताना, तो वो उनकी खासियत थी एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन की। जैसे आपने दूर की बात की, तो दूर पपीहा बोला, रात बाकी रह गई, सूर्य का ये गीत है, वो भी इसमें ये एहसास होता है दूरी का। श्रोताओं, इस समय हम बात कर रहे हैं शिखा वोहरा विश्वास से, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की पुत्री हैं। वो पहले संगीतकार थे शिखा जी जिन्होंने मेलोडी के साथ काउंटर मेलोडी को भी गीतों में इस्तेमाल किया। जी, बंगाल के काफ़ी कंपोजर्स हैं जो वेस्टर्न म्यूज़िक से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने पहले भी बहुत सारे गोयन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, साजिंदों को इकट्ठा किया था। चल के कहाँ से धोबी तलाव कहीं पहुँच गए और किसी म्यूजिशियन को वहाँ से उठा के लेकर आए। और पहले संगीतकार भी थे जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया, 12 पीस ऑर्केस्ट्रा का। और ये काउंटर मेलोडी एक्चुअली हमारे इसमें संगीत में नहीं होती है, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में होती है। उसके कई उदाहरण आप देखेंगे, सीने में सुलगते हैं अरमां में पीछे। काउंटर मेलोडी का मतलब है कि जो गीत चल रहा है या जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, जनरली वो शब्दों के ऊपर होता है कि जब गीत चल रहा है तो उसके पीछे कोई ऐसी तर्ज बज रही है जो कि उस गीत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका, लेकिन जब आप सुनेंगे उसको इकट्ठा तो एक बहुत ही खूबसूरत असर उभर के आता है। तो सीने में सुलगते हैं अरमां में शायद बांसुरी की काउंटर मेलोडी है। कई गीतों में उनके ऐसे पीछे एक चल रही है धुन जो कि मेन गीत से कोई उसका लेना देना नहीं है, मगर जो उसका इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है जी। ये एक वेस्टर्न क्लासिकल जैसा आपने बताया कि उनके साथ कलकत्ते से मुंबई 4 वो साजिंदे आए जो एक साथ वाद्य बजाते थे। उसमें वायलिन, पियानो, हवाई गिटार, ट्रम्पेट, मैंडोलिन, ये बहुत सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का पहली बार उपयोग करना ये अनिल दा ने ही आरंभ किया था। बिल्कुल। नहीं तो पहले गीत आप सुनेंगे तो हारमोनियम, तबला, बेसिकली सारंगी, कबीर हो गई, तो इस तरह के साज को इस्तेमाल करना नयापन संगीत में। बिल्कुल। और वही फॉर्मेट जो है आज तक भी फॉलो किया जा रहा है, जैसे उनका प्रिल्यूड और इंटरल्यूड और ये सब, और बीच में इतने साज बज रहे। हालांकि उन्होंने बाद में
अपने इंटरल्यूड जो थे यानी साजों का कम इस्तेमाल किया है और आवाज़ों का ज़्यादा उस पर ध्यान दिया है, ज़्यादा फोकस किया है। कहा जाता है उनके बारे में कि संगीत का आधार शास्त्रीय था, वहाँ भी वो परिस्थिति के हिसाब से उसे बेहद सरल और सरस तरीके से पेश किया करते जी थे। जी हाँ, ये ये इनका खासियत थी कहते हैं उनकी। कि शुरुआत ये किया और नौशाद साहब ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया बाद में। इसलिए नौशाद साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि अनिल दा ने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जी तो जी। ये बाबा ने ही शुरू किया था। तकरीबन उनके आई थिंक 80-90% गीतों में शास्त्रीय संगीत का असर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। एक जैसे उनका एक खासियत है कि जैसे बाहर शब्द अगर आता है गीत में जो कि काफ़ी कॉमन है, उसमें वो राग बाहर का कुछ न कुछ नोट दे देते हैं, हालांकि जो मेन गीत है वो किसी और राग पे आधारित है। तो ये थोड़ी अनोखी चीज़ें हैं जो उन्होंने की है अपने संगीत में। संगीत में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म आई थी, वही आपने नाम लिया था, हिरेन बोस निर्देशित धर्म की देवी, धर्म की देवी। 1935 में, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी, यानी कि जो वो रंगमंच किया करते थे। हाँ हाँ, वो गीत उनका बहुत मशहूर हुआ था, न काहे करता देर बराती। उस गीत में भी आप देखेंगे उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। और जब अब बाद में अब खुद ही प्रोड्यूसर बने थे, अपनी फिल्मों का निर्माण किया उन्होंने, उसमें भी कई बार भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने कई बार भूमिकाएं निभाई, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से संगीत निर्देशन में ही जुट गए थे। कभी आपने पूछा उनसे कि बाबा आप जब भूमिकाएं भी करते थे, अदाकारी में थे, तो वो क्यों पूरी तरह से छोड़ दिया और फिर संगीतबद्ध करने में ही लग गए? ऐसे है राजश्री ना, आप composition में। देखेंगे कि जब बच्चे होते हैं ना, वो पिता को कभी उनके काम की निस्बत से नहीं जोड़ते हैं। हमारे लिए तो पिता पिता होता है, उनके बिल्कुल। वो चाहे जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो घर में जो बातें होती हैं वो बच्चों की बातें, परिवार की बातें होती है। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने कभी बाबा के साथ उनके संगीत के बारे में खुल के बातें नहीं की। जो भी पता है वो उनके कुछ और बातों के और कोई जिक्र से रिलेटेड उन्होंने या कुछ उनके कमेंट कर आसपास के दिया लोग तो या मित्र, हाँ। उससे हाँ हमने कुछ सुन लिया, या घर में जब महफिलें होती थी तो जो बातचीत होती थी उससे हमने कुछ पकड़ लिया और वो हमारे जहन में बस गया और वो एक याद बन के रह गया। ऐसे ही हमें कुछ कुछ बातें मालूम है, लेकिन उनके संगीत से एक्चुअली मेरी वाकफियत उनकी मृत्यु के बाद ही हुई है। आप एक संगीतकार की पुत्री थी, तो कभी आपके पिता ने, अनिल जी ने नहीं कहा कि तुम्हें भी गीत सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी माता गाती थी और वो उन्होंने उसे अपनाया? आपको शौक था या नहीं? मुझे तो गाने का बड़ा शौक था, लेकिन अच्छा। मेरे बाबा कहते थे कि तुम गाया मत करो क्योंकि तुम बहुत कर्कश आवाज निकालते हो। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जैसे सबको आदत है नहाते समय, स्नान के समय जोर जोर से गाना, तो हम भी ऐसे ही गाते थे नहाते समय। तो आके वो दरवाजे पे यानी टकटकी लगाते थे, बोलते थे कि प्लीज बेटा बंद करो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आपकी आवाज़ थोड़ी भारी आवाज़ ज़रूर है, लेकिन वो गज़लों से और कव्वालियों से भी उनका बहुत देन है। इस क्षेत्र में भी बहुत सी गज़लें गाई हैं, उनकी किताब है। हाँ, तो वो गजल के गज़लों में ऊपर तो- है। जी हाँ, बिल्कुल। कव्वाली मैं नहीं कहूंगी इतना, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ बाबा का संगीत बहुत ही मधुर टाइप का संगीत है, जो बंगाल का एक असर है। ज्यादातर बंगाली कंपोजर्स में वो माधुर्य पाई जाती है। श्यामा लेकिन मुखर्जी उन्होंने बहुत गाया, सीखा। हाँ, श्यामा गीत वगैरह। लेकिन ये है कि मुझे उन्होंने इनकरेज नहीं किया कि तुम गाना सीखो, लेकिन क्योंकि मैं काफी बुरा गाती थी, सच्ची बात है। चलिए वो सीखने तो की प्रैक्टिस कोशिश से हो की। जाता, बट उन्होंने कहा तो नहीं, आपको लगा- उन्होंने उनका ये कहना होता था कि जैसे एक डॉक्टर है वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाता है, ऐसे ही कोई भी संगीतकार अपने बच्चों को संगीत नहीं सिखा सकता। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे कहा। तो उन्होंने हमें खुद की कोई शिक्षा नहीं दी इस बारे में, लेकिन मुझे और चीज़ों में बहुत कुछ उन्होंने यानी कोशिश की सिखाने की। अब वो मैंने कुछ क्या सीखा और नहीं सीखा वो पता जी। नहीं, मगर जैसे लैंग्वेज में, भाषा में, अंग्रेजी में नए नए शब्द सिखाया करते थे, उसका अर्थ बताते थे। और अभी गज़ल की आपने बात की, तो उनको गज़ल का बहुत शौक था। खुद ही उर्दू बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत सारी भाषाएं बोलते थे, गुजराती, मराठी सब लेके, पश्तो भी जानते थे कुछ। तो उन्होंने मुझे गज़ल के बारे में, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, और उर्दू के नए नए अल्फाजों से उन्होंने मुझे वाकिफ़ करवाया। तो
वो मेरे लिए बहुत बड़ी, यानी कि उनकी तरफ से तोहफा है। जी। संगीत में उन्होंने कहा कि तुम मत ही सीखो तो अच्छा है, मत गाओ। चलिए। सब बाप पे नहीं जाते ना, कुछ माँ पे भी जाते हैं। और मेरी माँ तो एक सुरा थी, वो कुछ गा नहीं पाती थी। तो हालांकि एक विडंबना की बात है कि बाबा के गीतों से हमको मेरी माँ ने ही वाकिफ करवाया, बहुत सारे गानों से उन्होंने बैठ बैठ के हमको सिखाया। लेकिन बाबा ने हमको इस लायक नहीं समझा कि वो कुछ सिखाए हमें। महबूब खान और अनिल बिस्वास, इनकी ओहो। दोस्ती भी बहुत खूब थी, खूब जमी, और वे एक दूसरे को मवाली और बंगाली कहा बंगाली करते करके कहते थे। आपने काफी अच्छा होमवर्क किया है। सही बात है। जी। बहुत बहुत गहरे दोस्त थे दोनों। और यानी वो रोज घूमना, दिन भर के स्टूडियो के बाद नए नए जगह ढूंढना खाने पीने के, ये सब एक साथ किया करते थे। अफसोस ये जो दोस्ती में एक दरार आई, वो बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है, क्योंकि जो स्टूडियो के लिए वो काम करते थे, उन दिनों में स्टूडियो में सब अनुबंधित होते थे ना, कोई सेपरेट इस तरह ये नहीं लेता था, सैलरी लिया करते थे। दोनों उसी स्टूडियो में थे। और जब वो स्टूडियो बन गया नेशनल स्टूडियोज, तो कुछ चेंजेस हो गए। तो महबूब खान ने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ ये, और अपनी एक खुद की कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो तू भी छोड़ दे और तू मेरे साथ आ जा। तो जब तक बाबा की शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, तो उसने कहा कि देख, ऐसे है कि मेरा एक परिवार है, मेरे को तो अपना चूल्हा चक्का चलाना है ना। बिल्कुल। और तुम तो अभी नए सिरे से शुरू करोगे, तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा। तो उन्होंने नेशनल स्टूडियोज के साथ ज्वाइन करना पसंद किया। महबूब खान इस बात से थोड़ा खफा हो गए, तो ऐसी उनकी दोस्ती में कुछ दरार से आ गए। मगर बाद में तो कई, एक उनकी फिल्म में भी संगीत दिया था, पैसा ही पैसा, काफ़ी साल बाद। हम बात कर रहे हैं शिखा वोरा बिस्वास जी से, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास जी की बेटी हैं। शिखा जी, फिल्म रोटी का जिक्र किया था अभी आपने, उसकी कहानी भी अनिल दा ने ही लिखी हाँ, थी। स्क्रीन प्ले वगैरह जी। उन्होंने लिखा था, कहानी भी उन्हीं की थी। सही बिल्कुल, बात ये है। कहानी उन्हीं की थी, और उसके पीछे भी एक कहानी थी, मैंने सुनी है। वो ये थी कि महबूब साहब अस्पताल में थे, अच्छा और उनको रोटी बिल्कुल वर्जित था खाने के लिए। अच्छा। हो गया। जी, मैंने ये बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। और जब वो वापस आ रहे थे, तब उनको वो सारी बातें याद आई जो महबूब खान साहब ने भी बताया कि बहुत अच्छे मित्र थे, बाद में भले ही जो कुछ भी हुआ। तो उसके बाद ही उन्होंने उस फिल्म की पूरी कहानी लिखी। मुकेश, लता जी और तलत महमूद कहते हैं कि इन तीनों आवाज़ों को पहला मौका जो है वो अनिल बिस्वास जी ने दिया। हाँ, वो सही है। और तीनों गायकों के इंट्रोडक्शन के बारे में अलग अलग कहानियां हैं, जिसको हम अलग अलग बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुकेश से गायकों के शुरू साथ करें? जुड़ेंगे। मुकेश से क्यों नहीं। 1945 मुकेश, आपको पता है, मोतीलाल जी के कोई रिश्तेदार थे। जी। मोतीलाल उस वक्त बहुत बड़े सुपरस्टार थे। और किसी शादी में दिल्ली में उन्होंने मुकेश को गाते हुए सुना था, उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम बम्बई क्यों नहीं आ जाते। तो मुकेश बम्बई पहुंचे थे 1941 में। उनकी एक फिल्म आई थी निर्दोष, आपको पता होगा ना, उस समय सब साइकिल के ये थे, भक्त थे। दीवाने और थे, हाँ, जी। और उस समय दौर था सिंगिंग स्टार्स का। प्लेबैक इतने अभी तो आ गई थी, लेकिन सिंगिंग स्टार्स का दौर था। तो उनको एक्चुअली खूबसूरत भी थे इंसान, मुकेश जी। जी। तो टॉल एंड हैंडसम बोले तो उन्होंने ये फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। तो फिल्म नहीं चली तो गाने भी जाहिर है कि चले नहीं। और 4 साल तक उनको किसी ने काम नहीं दिया था, कोई काम नहीं मिला उनको। तो आखिर में मोतीलाल जी, जो अनिल दा के बहुत करीब थे, अच्छे दोस्त थे, वो अनिल दा के पास लेकर आए और कहा कि वो बुलाते थे बाबा को अलिफ नील, तो ज़रा इस लड़के को भी सुन ले। अच्छा। तो बाबा ने कहा ठीक है, सुनता हूँ। सुन लिया। और बाबा ने कहा मुझे कि उस लड़के की आवाज़ में, यानी इतनी खूबसूरत टिम्बर थी उसकी आवाज़, कि मुझे लगा कि सोज के लिए बहुत उचित है। तो इत्तेफाकन उस वक्त मोतीलाल की ही फिल्म आ रही थी, पहली नज़र। जी। तो मैंने मुकेश से कहा कि 1945। 1945 सही है, जी। कि तुम्हें ये गाना सिखाता हूँ, तुम सीख लो। तो मुकेश को गाना सिखाया गया, लेकिन मुकेश वो कई बारीकियां नहीं उठा पा रहा था जो बाबा चाहते थे। जी। तो बाबा ने कहा तू रहने दे, छोड़ दे, तू, मैं ही गा लेता हूँ। तो जब मुकेश से लोगों ने पूछा कि तुम इतने बड़े संगीतकार के पास गए थे तो क्या हुआ, तो मुकेश जी बोले कि देखो, अभी वो कहते मैं खुद गाऊंगा। और संगीतकार अब अपने गाने खुद गाने लग गए, तो गायकों का क्या मुस्तकबिल है, हमारा क्या भविष्य बिल्कुल, है। बिल्कुल।
तो घूम फिर के ये बात जब बाबा तक पहुंची तो बाबा को लगा यार लड़के के बात में कुछ दम तो है, सही कह रहा है। तो उन्होंने मुकेश को बुलाया और कहा कि चल तू ही गाएगा ये गाना। उस दौर के लोगों की सोच कैसे थी जब ये बात उनको इतनी इनके दिल पे लगी। तो जिस दिन रिकॉर्डिंग फिक्स हुई उस दिन मुकेश साहब पहुंचे नहीं स्टूडियो, और उस गाने में अगर आप सुने तो इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कम है। म्यूजिशियंस तैयार हो गए थे तो बोले कि कहाँ है ये मुकेश चंद माथुर। तो किसी ने बताया उनको कि वो बहुत निराश घबराए हुए होंगे, हैं हाँ। और पता नहीं घबरा रहे, शायद नहीं गाना चाहते क्या है। तो कहीं बैठे हुए हैं चौपाटी पे। तो बाबा ने कहा कहाँ है, बोले चलो मेरे साथ। तो गाड़ी में बैठ के लेकर गए और उनको पकड़ा और बोले कि चलो तुम कैसे नहीं गाओगे। वो डरे हुए थे मुकेश जी, तुम मेरे साथ चलो और तुम ही गाना गाओगे और ऐसे गाओगे कि गायकों का सर ऊंचा करोगे सबका। तो बाबा ने मुझे बताया बाद में कि जब गाना वो इतने घबराए हुए थे, लेकिन मुकेश ने इस तरह उस गीत को निभाया कि उन दिनों में जब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, जी, एक सिंगल टेक में ये गाना पूरी तरह गा निभा दिया लिया। उन्होंने। और उसके बाद पूरे स्टूडियो में सबकी आंखें नम हुई थी। बहुत ही खूबसूरत गीत है वो। और हम याद कर रहे हैं आज अनिल बिस्वास जी के संगीत को, उनके जीवन यात्रा को, उनकी संगीत यात्रा को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में। और मैं हूँ आपके साथ राजश्री। शिखा जी, उसके बाद लता जी की बारी आती है, आप लेकिन मुकेश के बारे में एक बात मैं जरूर। पूरा करना चाहूंगी प्लीज। इसके पहले कि हम लता जी। जी पे जाएं। ये गाना जैसे उन्होंने गाया उसके बाद और पूरी साइकिल के अंदाज में गाया, तो जैसे साइकिल साहब ने जब इस आज गीत भी को बहुत सुना, से लोग समझते हैं कि वो साइकिल का साहब ने गाना एग्जैक्टली। तो साइकिल साहब ने खुद ही कहा हैरान होकर कि ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया। जी, तो तब बाबा ने उनको बताया था मुकेश को कि देख तूने साइकिल के अंदाज में एक बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत हिट हो गया, लोकप्रिय सेंसेशनल हो गया, तू मशहूर हो गया, जी। लेकिन अब तुम्हें अपनी निजी पहचान बनानी है। और आप सब जानते हैं, अच्छी तरह वाकिफ है कि मुकेश साहब ने उस सलाह को किस तरह अंजाम दिया। बिल्कुल। और ये गीत तो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। और जब कोई सैड हो, दुखी हो, तब तो लोग इस तरह ये के संगीत exactly को सारे सुनते हैं। ठुकराए हुए प्रेमियों का एक बन गया है प्रतीक ये गाना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लता जी पर आने से पहले आपकी क्या कहानी थी? आप जो कुछ बता रही थी हाँ, कि ये मैं रोटी ये की- कहना जी, चाह रही जी। थी कि बाबा ने जिस तरह ये गीत चाहा था गाना, वो उन्होंने एक बार गा के सुनाया था, रिकॉर्ड हो गई। मैं ये जानना चाहती हूँ, वो रोटी फिल्म की जो पटकथा उन्होंने लिखी, जी। उसके पीछे की कहानी जो मैं जानती थी मैं बताई, आप भी कुछ बता रही नहीं, थी। मैं तो बात करने वाली थी बेगम अख्तर की, क्योंकि कुछ दोनों के दोस्तों के बीच में कोई बहस हुई और महबूब खान ने कहा सरदार अख्तर ये गाएगी, फलाना करेगी, वो गाएगी। फिर बाबा किसी बात से संतुष्ट नहीं थे, तो महबूब खान ने नाराज होकर गुस्से में कहा मैं वो बेगम अख्तर को बुलाऊं, अख्तरी बाई फैजाबादी को बुलाऊं। तो बाबा ने कहा हाँ बुला। ऐसे ही यानी कि हंसी हंसी में बात हुई और वाकई बेगम अख्तर को बुलाया गया। उन्होंने शायद इस फिल्म में काम भी किया है और 6 गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन फिल्म से हटाए गए बाद में, क्योंकि वो किसी और ग्रामोफोन कंपनी के साथ अनुबंधित थी, तो नहीं हो पाया वो। यही कहानी एक मुझे बात मालूम है। बताएं, आप क्या शुरू से उनको बाबा ही बोलती थी? नहीं, हम लोग तो वो थोड़े कॉन्वेंट में पढ़े थे तो पापा पापा ऐसे बोलते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा ये क्या सब अंग्रेजी तरीका तौर तरीका है, अब तो मुझे बाबा बुलाया करो। तो काफ़ी देर, आई मीन शायद मैं 9th-10th क्लास में थी, उसके बाद से हमने बाबा बोलना शुरू किया। अच्छा, ओके। अब हम आते हैं लता जी पर। जी। बहुत सारी यादें हैं आपके साथ जो आपने कही कि हम बातें करेंगे उसके बारे में। लता जी के बारे में ये है कि आप जानते होंगे, सभी श्रोताएं जानते हैं कि उनको गुलाम हैदर ने पहली बार यानी पसंद किया था। जी। हालांकि उन्होंने गाया था दत्ता दाव जिगर के लिए सब कुछ, लेकिन गुलाम हैदर कोई उनकी कंपटीशन जज किया था उन्होंने और फर्स्ट आई थी। उनको ले लेके हर जगह घूम रहे थे। लेकिन जैसे पहले हमने बात की थी कि उस दौर की आवाज़ें भारी भारी थी, सारी भारी भरकम आवाज़ें थी, तो किसी ने उनकी आवाज़ को पसंद नहीं किया कि बहुत बारीक पतली सी आवाज़ें, लड़की है क्या गाएगी। तो फिर जब वो बाबा के पास लेकर आए, बाबा तो बहुत ही मुतासिर हो गए उसकी आवाज़ से। सुनकर लता जी की। बाबा ने मुझे एक दिन कहा था कि जब मैंने पहली बार लता मंगेशकर को सुना तो मुझे ऐसे लगा कि इस लड़की की गले में वाकई माँ सरस्वती विराजित है। और मुझे भी ये लगा कि उसकी रेंज देख करके अब हम संगीतकारों के, ये उनकी शब्द है, सब जंजीरें खुल गई। क्या बात है कि अब हम जो भी चाहे वो कंपोज कर सकते हैं इस भरोसे के साथ कि ये लड़की उसे पूरी तरह निभाएगी। यानी गायकी, रेंज, सब कुछ उनको उनकी आवाज़ में पसंद आया। तो
1948 में पहली बार बिफोर बरसात और अंदाज और ये सब फिल्में जो बनी, उन्होंने 2 गाने एक फिल्म में रिकॉर्ड किए, गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स स्कूल, लेकिन कुछ बीच में उनके कुछ हो गया था जो बाद में बाबा ने वो फिल्म छोड़ दी जी। और सी रामचंद्र ने वो फिल्म ली, उनके असिस्टेंट थे उस वक्त। तो लता मंगेशकर ने उस फिल्म के लिए गाने से इनकार कर दिया। क्यों? अब देखिए उस वक्त की बात है जब वो जरूरतमंद थी जी। न सिर्फ काम के लिए बल्कि पैसों के लिए भी, मगर इतने यानी उनके आदर्श थे कि उन्होंने बोला कि इस फिल्म के लिए मुझे अनिल दा ने बुलाया था, अब वो इस फिल्म में नहीं है, मैं भी इस फिल्म के लिए नहीं गाऊंगी। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल आप सोचिए। बिल्कुल। ये बात बाबा को काफ़ी छू गई। उन्होंने इस लड़की को जिस तरह अडॉप्ट कर लिया, हमारे घर रोज आया जाया करती थी और एक बहुत मशहूर तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में बाबा खाना बना रहे हैं, लता जी उनके बगल में बैठी हैं और एक बड़ा तेल का डब्बा सामने है और उनके लिए खास नॉन वेज खाना उनको पसंद था, तो जी। बाबा खास करके बंगाल के ये सब चीजें बनाते थे हाँ, उनके बनाते थे भोजन के। उनको ये जानती है कि अफोर्ड नहीं कर पाती, वो नहीं खा पाती क्योंकि पैसे नहीं उनके पास इस तरह। क्योंकि तो उनका भी बहुत संघर्ष रहा था बहुत इस संघर्ष रहा था। क्षेत्र में छोटी सी अपनी उम्र पहचान- में जी जी पिता को खो देना और फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके बिल्कुल। नाजुक कंधों पे आ तो गई। इसका मतलब कि उनको खाना बनाने का शौक था अनिल दा को। बिल्कुल वो था और खाने बहुत का भी अच्छा शौक था? बनाते थे जी। खाने का क्यों नहीं शौक था, खास करके मीठा बंगाल के। मेरी शादी के बाद कोई पार्टी हुई थी तो 17 रसगुल्ले खा गए थे एक बार तो। अच्छा 17 रसगुल्ले। मीठा आपको भी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। ओके। और क्या अच्छा बनाते थे? आपने कुछ सीखा उनसे? चलिए संगीत नहीं सीखा। कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ बोलना सीखा जो उनको वो बोलते थे मैं भी उतना ही बोलती हूँ। और हाँ, मुझे भाषा में कुछ इंग्लिश भाषा में इतना कुछ यानी कि तैयार किया कि मैं अपनी किताबें खुद छाप सकी हूँ। मेरी 2 किताबें छपी हैं उस किस बात चीज का पर मुझे है वो गर्व है। किताबें? वो एक्चुअली इंडियन सिनेमा जब शुरू में आया 1930 से लेके मैंने 1970 तक जी। उसकी डेवलपमेंट को एक कहानी रूपक कवर किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं मगर एक कहानी के रूप में उसको पेश किया है, तो उस पे है वो। अब हम लता जी की बात कर रहे थे तो लता जी की आवाज़ में, वैसे मैंने ये भी कहीं पे पढ़ा कि जब पहली बार लता जी ने गीत गाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जी शायद हाँ। वो भी किसी को अपना आदर्श मानती होंगी या मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, नूरजहां जी, को जी। सभी उस दौर में जो मेल सिंगर्स थे वो साइगल को मानते थे जी और फीमेल सिंगर्स थी वो तो नूरजहां को आदर्श बनाए हुए थे। तो जी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत गाते हो तो तुम अपनी आवाज़ रखो, अपना ही अंदाज रखो। और उसमें उन्होंने काफ़ी उनको ट्रेनिंग दी। जब लता जी आती थी घर तो वो उन्हें कुछ भी गाना सुबह सिखाते थे एक रियाज के तौर पे। जी। अभी तुम इसको प्रैक्टिस करो, और जब तक वो खाना बनाते थे उनके लिए और फिर शाम को बैठ के वो दिन भर हमारे यहाँ गुजारती थी और अब ये मुझे सुनाओ। फिर वो जहाँ जहाँ गलतियाँ करती थी वहाँ सुधारते थे। और जैसे लता जी ने खुद स्वीकारा है कि मुझे अनिल दा ने गाने में सांस कहाँ लेनी और सांस कहाँ छोड़नी, माइक्रोफोन के सामने किस तरह गाना, एक फेड इन फेड आउट करके एक तरीका होता है कि गाने में जब शुरू करो तो बहुत आहिस्ते से धीरे से ग्लाइड करके जाओ और ऐसे ही गीत को छोड़ो आखिर में, अब्रप्टली नहीं। तो ये सब बाबा ने ही सिखाया था और उसे ले लेके जगह जगह घूमते थे। लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे दोनों ये गुरु और अपनी शिष्य। शिष्य। फेमस कहानी है जब दिलीप कुमार से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस लड़की की जुबान से दाल भात की बू आती है तो ये उर्दू के अल्फाज कैसे सीखेगी। और लेकिन लता जी कितना ने अच्छा गाती सीख कर थी। अपने बिल्कुल। आप को साबित तैयार किया किया। प्लेबैक सिंगिंग के लिए। एक सो गई चांदनी गीत है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखा है, यानी अस्थाई से शुरू होती है अंतरी में जाती है, कभी अस्थाई पे लौट के नहीं आती है। आकाश फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे अपने जमाने के जाने माने संगीतकार अनिल बिस्वास की सुपुत्री शिखा वोरा विश्वास से राजश्री त्रिवेदी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।